एक जो डिसिप्लिन चाहिए होता है ना सीए में, वो लाने के लिए इनके पास लोग हैं जो मेहनत करते हैं एक्चुअल में। ये नहीं है कि खाली एम्प्लॉयज हैं तो फिर इतना ही देखेंगे जितना वो बच्चों के ऊपर एक्चुअल अपने बच्चों जैसा मेहनत करते हैं ही रहती है। तो मुझे मेन जो लगता है वो टेस्ट का लगता है कि अगर टेस्ट होते रहेंगे बच्चों के साथ साथ तो एक पता लगता रहता है और चीजें साथ साथ रिवाइज होती रहती है, क्योंकि बाद में जब सारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो एक टाइम पे इतना सारा सिलेबस कवर करना वो इजी नहीं होता। तो जितने टेस्ट पारस वाले लेंगे साथ साथ उसको देते रहो, कम मार्क्स आ रहे हैं ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं सीखो देते रहो। ऐसा तो नहीं एक चैप्टर का जब यूटीएफटी होगा वो दोबारा रिवाइज, यूटीज होते हैं, यूटीज 3 यूटीज होंगे उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, देन एफटीज होंगे 2 एफटी होंगे उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, फिर एग्जाम के लिए इतना स्कोप बचता नहीं है। तो इंटर में तो जब एग्जाम देने गए थे तो इतना लग नहीं रहा था कि इशू है, क्योंकि उससे पहले 1.5 महीना इतने एग्जाम्स दे रखे थे कि वो भी एक तरह से बस 5-6 एग्जाम्स हो रह गए हैं बस, बाकी तो सारा खत्म है। तो वो एक आदत डल जाती है एग्जाम देने की, तो वो बेटर रहता है। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ पारस इंस्टीट्यूट के एक ऐसे होनहार स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऑल इंडिया रैंक कमाया, अपना नाम कमाया। अपनी मेहनत से उन्होंने स्कोर किए ऑल इंडिया रैंक 24। बहुत बहुत बधाई योजित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। योजित, आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के हमारे स्टूडेंट हैं आप, और ऑनलाइन आपने क्लासेस ली है। पारस इंस्टीट्यूट बहुत प्राउड फील करता है आप पे। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन, एंड वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, क्योंकि आपकी जर्नी हमारे लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल हो जाती है। पहले तो आप अपनी स्कूलिंग के बाद, स्कूलिंग से शुरू करते हैं हम लोग। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, कैसा आपका बैकग्राउंड रहा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। तो सर स्कूलिंग मेरी सेक्टर 8 रोहिणी से ही हुई, स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से प्री प्राइमरी भी वहीं से हुआ। सेक्टर 8 रोहिणी से फिर 11th में कॉमर्स ली हमने। कॉमर्स 11 12 में भी अच्छे मार्क्स आए थे कॉमर्स में। उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था कि आगे क्या करना है। मतलब हर बच्चे को होता है कि 12th में नहीं इतना माइंड होता कि आगे जाके क्या करना है। तो उस टाइम पे स्कूल ने ही अरेंज करवाया था, जैसे पारस इंस्टीट्यूट स्कूल में आया था तो उन्होंने अरेंज करवाया था। उस टाइम पे काउंसलिंग सेशन हुआ था, तो एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था उस टाइम पे। तो जिस जिस बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम था, जिस भी बच्चे का स्कॉलरशिप निकल जाएगा तो उसको फ्री कोचिंग मिली थी पारस इंस्टीट्यूट से। तो उस टाइम पे माइंड नहीं था इतना, लेकिन फिर एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा था कि कॉमर्स में सबसे बेस्ट फील्ड यही है, तो एक बार ट्राई करा था फिर वहां से। तो एग्जाम स्कॉलरशिप भी मिली, फिर फाउंडेशन फिर पारस इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट करा। ओके, तो फाउंडेशन आपने पारस इंस्टीट्यूट से शुरू करा, और क्या कहते हैं आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिली, और आपने फ्री जो है अपनी आगे की स्टडीज करी। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है पारस इंस्टीट्यूट का। स्पेशल थैंक्स टू योर प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल मैम अवधेश झा सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने देखो मौका दिया। वाइस प्रिंसिपल मैम है, भारती मैम है आपके वहाँ पे, तो उन्होंने पारस इंस्टीट्यूट को अलाउ किया टू डिलीवर दिस सेशन, और हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिल सके जिनको हमने ट्रेन किया, और उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग आज इतनी अच्छी आई है। सो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आपकी लाइफ में कोई, मतलब आपके जैसे फैमिली में किसी ने कॉमर्स करा हो और वो आपके रोल मॉडल रहे हो पहले। सर सिस्टर ने कॉमर्स ली थी 11th में, तो उस टाइम पे जो भी अकाउंट्स वगैरह होती थी थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आता था नंबर्स में। तो ठीक है। किसी किसी ने सजेस्ट भी करा था साइंस लेने के लिए, बट मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट आ रहा था तो उस टाइम कॉमर्स ली थी। आगे क्या करना है उसका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन कॉमर्स में एक इंटरेस्ट था तो इसलिए 11th में कॉमर्स चूज करी। देन वहाँ भी 11th क्लास में भी 12th क्लास में अकाउंट्स मैथ्स वो सारा पसंद वाले सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सारा अच्छा रहा सब कुछ। तो फिर जर्नी आगे स्टार्ट हुई इसकी। ओके, तो कितने ब्रदर सिस्टर्स कितने हैं आप लोग। सर वन सिस्टर। वन सिस्टर, तो उन्होंने भी क्या कॉमर्स से ही स्टडीज की हैं। यस सर, उन्होंने कॉमर्स लिया था तो उनका ही देख के मैंने भी कॉमर्स लिया था। ठीक है। उन्होंने तो फिर आगे टीचिंग के लिए करा। ठीक है। उस टाइम पे जो भी कंडीशन थी तो उन्होंने फर्दर अपने लिए तो इतना नहीं करा, लेकिन मेरे पढ़ाने पे फोकस ज्यादा करा, तो इसलिए उन्होंने टीचिंग में करके उस टाइम पे जॉब करना इंपॉर्टेंट था तो वो जॉब वगैरह करी और सारा हैंडल करा घर को भी। ओके। तो मेन तो इंस्पिरेशन वही है। अच्छा, आपके सिस्टर जो हैं आपके इंस्पिरेशन हैं, और उन्हीं से आपने मोटिवेट
हो करके इस लाइन को चूज किया। तो अब आप सीए बन गए हैं, और घर पे अभी कैसा माहौल है? पहली बात तो बहन को कैसा फील होता है? सर उस टाइम तो जब रिजल्ट देखा तो सारे ही रो रहे थे, बहन और मम्मी। खुशी तो बहुत हुई थी क्योंकि 5 साल फिर इसके लिए मेहनत करो, और जब हो जाए तो अच्छा तो लगता है, फिर ऑल इंडिया रैंक आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे ही खुश हैं। योजित, मुझे पता लगा कि आपने अपने पापा को भी पिछले साल खो दिया, और उसके बाद भी आपने जिस तरीके से हिम्मत रखी और मोटिवेशन लेकर के आपने अपनी पढ़ाइयों को कंटिन्यू करा, क्योंकि देखो जनरली कहते हैं अभी सीए मुश्किल है और बहुत तरीके की धारणाएं बनी हुई हैं, पर फिर भी आपने जिस तरीके की हिम्मत रख के सीए कंप्लीट करी है, तो डेफिनेटली आज आपके पापा को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। फ्रॉम दी हेवन डेफिनेटली ही इज ब्लेसिंग यू कि आज उन्हें बहुत संतुष्टि हो रखी होगी कि भाई हाँ, मतलब मेरा मेरा जो बच्चा है वो सीए बन गया है। और वैसी हमें इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, जो खुशी आपकी फैमिली में है वो सेम हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में भी सेलिब्रेट हो रहा है कि आपका इस बार, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट का हर हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। तो और वो भी आप लोगों की वजह से ही, आप स्टूडेंट्स की वजह से ही, जो तमाम चैलेंजेस होने के बावजूद भी हिम्मत रखते हैं और अचीव करते हैं। तो डेफिनेटली यू प्रूव्ड दैट। अब मैं हमारे अचीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा। देखो, पारस इंस्टीट्यूट के आप ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हैं, तो ऑनलाइन का आपका पारस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर फाउंडेशन तो ऑनलाइन नहीं था, फाउंडेशन तो कह सकते हैं बेसिकली ऑनलाइन था। टीचर्स तो अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन वहाँ पे सोनम मैम होती थी, अनीता मैम होती थी, अंजलि मैम होती थी पीतमपुरा इंस्टीट्यूट पे। वो एक तरह से फिजिकल का ही माहौल हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे हम क्लास लेते हुए हिल नहीं सकते, जो क्लास ले रहे हैं वो लेनी पड़ेगी। कोई बात करता है तो उसको डांट पड़ जाती है। टेस्ट वगैरह रेगुलर होते हैं, अगर टेस्ट नहीं दिए तो फिर उसके लिए भी डांट पड़ती है। इधर उधर फैमिली में भी सुनाया जाता है कि टेस्ट नहीं दिए, मार्क्स नहीं आते तो सुनाया जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने वहां पे अच्छे से करा, ताकि क्योंकि इंटर तक तो पारस से करा, तो पारस में तो रेगुलर टेस्ट होते थे, प्रिपरेशन होती जाती थी। लेकिन फाइनल में पारस की नहीं है टीचर्स अवेलेबल, तो उसके लिए बाहर से लेना पड़ता है। अब बाहर से लेते हैं तो वो रेगुलर टेस्ट फैकल्टी तो टेस्ट देती है, लेकिन हम कंट्रोल में नहीं रह पाते उस टाइम पे कि हम इतना डिसिप्लिन होके टेस्ट दे पाए। अगर कोई नहीं होता ऊपर तो उसमें थोड़ा इशू आता है, लेकिन फिर वो भी करना पड़ता है मैनेज। कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है उसमें भी, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। फाइनल तो मेन हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से थी? सर आर्टिकलशिप सुरेश चंद्रा एंड एसोसिएट से है, नेहरू प्लेस में कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके। सो पारस इंस्टीट्यूट में ना आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत सारी क्लासेस होती है, पढ़ाई के साथ साथ वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो किस तरीके की मोटिवेशन ड्यूरिंग द कोर्स आपको मिलती थी, और कैसा, मतलब क्योंकि वहां पे और भी बच्चे आते होंगे जहाँ पे आपने आर्टिकलशिप करी, तो आपने अपने आप को ये महसूस करा कि हाँ, मैं उन बच्चों से स्टैंड आउट महसूस कर रहा हूँ? मतलब मेरे को जो मेरी पर्सनैलिटी के बेसिस पे, मेरे कम्युनिकेशन के बेसिस पे, या फिर मेरी लाइफ को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है, उसको लेकर के मुझे बहुत मोटिवेशन और पॉजिटिविटी मिलती है, और ये लोग ऑफिस में भी नोटिस करते हैं। सर इंस्टीट्यूट में जैसे वैसे तो लगता है कि ऑनलाइन है तो कोई टीचर आएगा नहीं, टीचर ने पढ़ा दिया वहां से तो हो गया, लेकिन वहाँ के टीचर्स रेगुलरली आते थे। हिसाब से टीचर्स आते थे, गौरव सर, सुरेंद्र सर, रितु मैम, जब मैथ्स था फाउंडेशन। तो उस टाइम पे ये होता था कि वहां पे आके मोटिवेशन भी मिलता था, उनको पता भी होते थे हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कुछ वो इन्फॉर्मेशन हमारे जो यहाँ पे सोनम मैम थे उनसे भी लेते थे। तो ओवरऑल वहां पे सर मोटिवेट करते थे कि खाली पढ़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो डिप्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेकर भी नहीं करना। चीजें करनी है, सारी ठीक करनी है, लेकिन बिल्कुल ही खो नहीं जाना है उसमें। थोड़ा अपने आप को भी बिल्ड करते रहना है, नहीं तो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे लेकिन जी नहीं पाएंगे, हम्म। ऐसा हो जाता तो फिर आपने अपनी लाइफ को जिया ड्यूरिंग द कोर्स, आपने मतलब आपने अपने आप को इन्वॉल्व भी रखा, जो आपकी सोशल लाइफ है। तो हॉबीज क्या क्या है, मैं जानना चाहूंगा आज। सीए योजित की जो हॉबीज हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो एक सीए लाइफस्टाइल कैसा होता है? सर। एक बैड हैबिट है जो गेम खेलने की हैबिट है, वो अब भी एग्जाम्स होते हैं तो वो बीच में छूट जाती है, बीजीएमआई पबजी। लेकिन एग्जाम से पहले और जैसे आर्टिकलशिप के टाइम पे तो इतना टाइम नहीं मिलता था, संडे भी कभी कभी काम में निकल जाता था। लेकिन
इंटर में फाउंडेशन में गेम्स खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अभी तो सीरीज वॉच करना जितना टाइम मिलता है उतना, क्योंकि अभी जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो कुछ दोस्त होते हैं साथ में जो खेलते थे पहले, कुछ नहीं भी होते। तो अब तो सारा धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही हैं, नई चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन पहले से जिसमें अच्छा लगता था वो गेम खेलना, क्रिकेट खेलना और यही सब था। तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो सीए योजित हैं वो पढ़ाई के साथ साथ पबजी भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलने भी जाते हैं, फ्रेंड सर्कल को भी एंजॉय करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सीए में एडमिशन ले लिया और अब तो लाइफ बिल्कुल हम बुक वॉर्म बन जाएंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा अपनी लाइफ जीने का, ऐसा नहीं है। आपके आगे बिल्कुल एक उदाहरण है, योजित हमारे सामने है, जो खुद बता रहे हैं पबजी खेलते हैं। और खैर देखो, मैं ये नहीं कहूंगा पबजी खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए, खूब खेलो, एंजॉय करो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना। आपका भी पढ़ाई के साथ साथ आपका डोपामिन सिक्रीट होता रहना चाहिए, आपको आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते रहने चाहिए, तो उससे हर चीज में दिल लगा रहता है। और इट्स मोर अबाउट बैलेंसिंग, कि आपने अपनी पढ़ाई को भी हाँ, बैलेंस बैलेंसिंग। रखा, हाँ गेम्स को भी बैलेंस रखा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। पारस इंस्टीट्यूट की आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है, मतलब ड्यूरिंग कोर्स, क्योंकि टेस्ट सीरीज थी, यूटीज एफटीज थे, फैकल्टी है, तो मैं सबके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा कि क्या चीजें आपको बहुत अच्छी लगी, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई पारस इंस्टीट्यूट की बदौलत जो है मैं अपना ये स्कोर कर पाया। सर टीचर्स तो अच्छे हैं ही, सुरेंद्र सर, गौरव सर, टीचर तो अच्छे हैं। बट एक जो डिसिप्लिन चाहिए होता है ना सीए में, वो लाने के लिए इनके पास लोग हैं जो मेहनत करते हैं एक्चुअल में। ये नहीं है कि खाली एम्प्लॉयज हैं तो फिर इतना ही देखेंगे जितना वो बच्चों के ऊपर एक्चुअल अपने बच्चों जैसा मेहनत करते हैं। और उसकी वजह से डिसिप्लिन आता है तो सर हो जाती है चीजें। डिसिप्लिन अब बीच बीच में जैसे टेस्ट हो रहे हैं, अब टेस्ट नहीं अगर हम देंगे तो वो फिर नहीं चेक हो पाता कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हो रही है। लेकिन यहाँ अगर एक टेस्ट मिस कर दो तो फिर आ, बता देते हैं जो हमारे सोनम मैम थी वो अच्छे से बताती थी क्या करना है फिर। तो क्लासेस भी वहां छुट्टी नहीं ले सकते, और क्लासेस छुट्टी ली है तो फिर बैकअप के लिए बैकअप मिल तो जाता था, लेकिन फिर वही है, बाकी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो वो छूट जाना भी दिक्कत होता है। बैकअप तो मिल जाता है लेकिन फिर साथ साथ में चले, साथ साथ में रिवाइज होती रहे तो चीजें अच्छी रहती हैं। तो मुझे मेन जो लगता है वो टेस्ट का लगता है कि अगर टेस्ट होते रहेंगे बच्चों के साथ साथ तो एक पता लगता रहता है और चीजें साथ साथ रिवाइज होती रहती है, क्योंकि बाद में जब सारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो एक टाइम पे इतना सारा सिलेबस कवर करना वो इजी नहीं होता। तो जितने टेस्ट पारस वाले लेंगे साथ साथ उसको देते रहो, कम मार्क्स आ रहे हैं ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं सीखो देते रहो। ऐसा तो नहीं एक चैप्टर का जब यूटीएफटी होगा वो दोबारा रिवाइज, यूटीज होते हैं, यूटीज 3 यूटीज होंगे उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, देन एफटीज होंगे 2 एफटी होंगे उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, फिर एग्जाम के लिए इतना स्कोप बचता नहीं है। तो इंटर में तो जब एग्जाम देने गए थे तो इतना लग नहीं रहा था कि इशू है, क्योंकि उससे पहले 1.5 महीना इतने एग्जाम्स दे रखे थे कि वो भी एक तरह से बस 5-6 एग्जाम्स हो रह गए हैं बस, बाकी तो सारा खत्म है। तो वो एक आदत डल जाती है एग्जाम देने की, तो वो बेटर रहता है। और अधिकांश बच्चे तो मुझे यही कहते हैं कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो ऐसे लगता ही नहीं कि एग्जाम में बैठे हैं, कोई नर्वसनेस नहीं, क्योंकि उससे पहले तो ऐसे लगता है कि यार ये तो हमने कर रखा है, पहले ही क्लास में कर रखा है। और अच्छी चीज पता है ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि जो पारस इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है, जो मेन फैकल्टी है, 25 सालों से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है, वो 30-30 सालों से पढ़ा रहे हैं, और वो मतलब सेम फैकल्टी है, तो उन्हें पता है कि पैटर्न कैसे आने वाला है, क्वेश्चन क्या आएगा। और बच्चे उतना रिवाइज कर चुके होते हैं, बच्चों की इतनी एज नहीं होती जितने सालों से वो पढ़ा रहे हैं। तो मतलब उन्हें सब पता है कि भाई क्या आने वाला है, इतने साल पहले क्या क्वेश्चन आया था, नए पैटर्न क्या है। अब तो जो सी इंस्टीट्यूट है उसको बहुत इजी करता जा रहा है सारे पैटर्न्स को, मतलब नए रूल्स रेगुलेशंस भी आ गए हैं, अब पेपर भी आप साल में जैसे अब 3 बार दे सकते हैं। तो आपने तीन बोथ बार ग्रुप, हाँ जी, तो अब आपने बोथ ग्रुप किए थे इंटर में या सिंगल? सर इंटर में सजेस्ट तो बोथ ग्रुप के लिए किया गया था, क्योंकि फाउंडेशन में रैंक आई थी 26, तो कोई भी सोचता है अगर रैंक आ गई तो बोथ ग्रुप देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम नहीं दिया बोथ ग्रुप, वो भी गलती है, मे भी दे देते तो वहां भी रैंक आ जाती, लेकिन उस टाइम पे एडवांस अकाउंटिंग मतलब, और साथ में सेकंड ग्रुप का एडवांस अकाउंटिंग एग्जामिशन के लिए दिया था। तो उसमें एग्जामिशन आ गई थी, फिर सेकंड ग्रुप दिया था, वो सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया था फिर उसके बाद। तो देन वहां से फिर फाइनल स्टार्ट हुआ। फाइनल वहां से स्टार्ट हुआ।
चलिए, ये तो मतलब बहुत मतलब सही जर्नी रही आपकी। तो क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे जो सीए बनना चाहते हैं, जिन्होंने अभी फाउंडेशन में एनरोल किया है, जो पारस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी हैं और जो बाहर से भी हैं? तो ये डेफिनेटली पूरी दुनिया में हमारा इंटरव्यू जाने वाला है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आपसे एक इंस्पिरेशन लेंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट को सीए की तैयारी करते हुए? सर, तैयारी करते हुए बस एक चीज ध्यान रखनी है कि चीजों को आखिरी तक नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे पढ़ाई होती रहती है साथ साथ रिवाइज करो। मेन तो दिक्कत आती है फाउंडेशन में, और कोई प्रेशर नहीं होता काम का, कहीं और जाने के इशू नहीं होता, इंटर में इशू नहीं होता, क्योंकि इंटर में अब तो ऐसे कर दिया कि बहुत ग्रुप क्लियर होगा तभी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम तक काम की टेंशन नहीं होती है। लेकिन आफ्टर सीए इंटरमीडिएट ये आ जाता है कि आपको आर्टिकलशिप पे भी जाना है। और आर्टिकलशिप का ऐसा नहीं होता कि 5-6 घंटे का, अगर 8 घंटे का टाइम है तो उतने में खत्म हो जाएगा। कभी कभी जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो बैठना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरा तो यही मानना है कि जितना पढ़ाई सुबह हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि रात के लिए हम सुबह से काम करके आते हैं, रात को करना, चीजें हैंडल करना, वो मतलब हो सकता है बच्चों को रात को पढ़ना अच्छा लगता हो, लेकिन जब पूरा दिन काम करके आते हैं फिर रात को बैठना, तो वो कंसंट्रेशन उतना नहीं लग पाता है। तो अगर सुबह सुबह 3-4 घंटे, 3 घंटे भी निकल पाए सुबह मॉर्निंग के, और स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकलशिप से, ऐसा नहीं कि जैसे बच्चे कभी कभी ये भी सोचते हैं कि एक साल आर्टिकलशिप करते हैं, काम सीखते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो वो इशू ये हो जाता है, क्योंकि आर्टिकलशिप में भी पढ़ाई काम तो आती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई सिलेबस हमारा कि आर्टिकलशिप में कुछ और ही चल रहा है और हमारे बुक्स में कुछ और ही है, सारी चीजें काम की होती हैं। तो जैसे ही हम फाइनलिस्ट बने, आपको 1-2 महीने एंजॉय करना है करो, लेकिन उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और वहां से फिर कंसिस्टेंसी रखो, सुबह सुबह जितनी पढ़ाई हो पाए करो, रात को टाइम मिले तो आके रिवाइज करो, संडे संडे पूरा पूरा जो वीक में पढ़ा है वो रिवाइज करते जाओ। धीरे धीरे करके चीजें बढ़ जाएंगी, और फिर बाद में जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे फाइनल में इतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास कि मैं टेस्ट देता, टेस्ट सीरीज लेने का टाइम नहीं था। तो उस टाइम तो मैंने एक रिवीजन फालतू लगाना बेटर समझा, तो वहां रिवीजन लगाई। मे भी थोड़ा और टाइम बचता तो मैं टेस्ट सीरीज पे जाता, तो मे भी थोड़े और मार्क्स बेटर हो सकते थे। पर बेटर तो यही रहेगा कि जितना स्टार्टिंग से खींच पाए चीजों को वो बेटर रहेगा, कि एंड में जब सारा पाइलअप हो जाता है फिर बहुत इशू आता है। कुछ कुछ आए भी इश्यूज, कुछ कुछ तो मैं जानता भी हूँ जो एकदम से इतना आ जाता है प्रेशर में, किसी किसी को 2 ग्रुप देने होते हैं फिर वो एक ग्रुप देता है। तो वो चीजें स्टार्टिंग से ना हो। 2 ग्रुप, अब 6 ही पेपर है, ऐसे कोई ज्यादा पेपर भी नहीं है कि हमें बहुत टेंशन होगी, 8 से तो कम ही है 6। तो बेटर है कि बहुत ग्रुप ही दें, साथ में निकल जाएगा। रैंक के लिए भी तैयारी करें, रैंक के लिए तैयारी करेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे, पास होने में फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो बस यही है। सही से ठीक है, आसमान के बारे में सोचेंगे तो छत तक तो पहुंचेंगे, तो हाँ इट्स बस, इट्स इट्स मेन तो गुड। गोल पास होना होता है। बेर तो गोल पास होना होता है। तो कितने स्टूडेंट्स ने, मतलब कितने आपके फ्रेंड्स ने जो है आपके साथ सीए के लिए करा था, और वो कितने पास हो गए हैं? क्या अभी रिकॉर्ड है? सर, स्टार्टिंग में तो जो हमारे स्कूल से गए थे तो 4-5 बच्चे थे उसमें। मैं केशव था, एक मेरा दोस्त है, फ्रेंड दिव्यांश है, एक वंशिका है। तो हम चार हमारे स्कूल से गए थे, बाकी पारस में और भी पीतमपुरा सेंटर में बच्चे थे। तो उसमें से अभी जो इस अटेम्प्ट में हमारा लेटेस्ट यही बनता है अटेम्प्ट, तो उसमें मैं, केशव और दिव्यांश, जो हम 3 दोस्त थे, हम तीनों का निकल गया है। ठीक है। और वंशिका का भी अभी अटेम्प्ट है, तो उसका भी होपफुली निकल जाएगा। बाकी और ठीक भी दोस्त हैं 2-3, मनदीप है, प्रेमकांत है, उनका भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। उनका इस बार रह गया लेकिन वो निकल जाएगा अगली बार में। है। तो अभी हम 3 दोस्त का तो निकल गया है, जो साथ से फाउंडेशन से, स्कूलिंग से साथ थे, एंड तक ठीक है। फाइनल में साथ में क्लियर हो गया सबका। अरे वाह, सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सभी को। और अब मैं जानना चाहूंगा, आफ्टर अचीविंग दिस सक्सेस, पारस इंस्टीट्यूट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी फैकल्टी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, लेकिन जब भी फंक्शंस होते हैं तो फंक्शंस में भी इनवाइट किया जाता है। और अभी भी मार्च में फंक्शन हुआ था जब सारे फैकल्टीज आए थे यहाँ पे दिल्ली में। और सारे बच्चों को बुलाया था, हमसे मिलवाया था, हमको ट्रॉफी वगैरह कुछ था डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद तो वो सारे रखते ही हैं। सोनम मैम का भी हमेशा कॉल आता रहता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो फैकल्टीज में सुरेंद्र सर हो गए, दुष्यंत जैन सर हो गए, सारे
सर ने हेल्प करा उस टाइम पे, जब इश्यूज होते थे, ग्रुप बना हुआ था हमारा, डाउट्स वगैरह सारे क्लियर होते थे। तो एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर तो बन ही जाएंगे, मतलब उसमें इश्यू नहीं आता इतना। अगर एक आधी बार रह भी जाता है कभी कभी, वो कभी कभार गलती होती है, स्टूडेंट की भी होती है कि नहीं फोकस कर पाता चीजों पर। लेकिन एक बार घुस गए तो फिर वो एक सेटबैक के बाद बंदा बन जाता है, मतलब होपफुली तो पहली बारी में ही बन जाए, लेकिन अगर एक सेटबैक आ जाता है तो वो भी बन जाता है बंदा, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। और फैकल्टीज बहुत हेल्प करते हैं मेंटली भी, और पढ़ाई में भी बहुत हेल्प होती है। ओके, सो ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है योजित आपसे बात करके, आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के। तो आई वुड लाइक कि अगर मतलब आपकी फैमिली से भी हमारे इंटरव्यू में कोई ज्वाइन करे, तो अभी कोई है? आई थिंक हम लोग आज घर से कंडक्ट कर रहे हैं ये सेशन, तो अभी घर पे कोई है अवेलेबल? हाँ सर, मम्मी है, मैं बुला लेता हाँ प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप मम्मी जी को बुलाएं ताकि हम उनसे भी बातचीत करें। हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप थैंक यू सीए जी, की थैंक मम्मी यू। है, आपका बेटा सीए बन गया, सीए योजित सप्रा। तो नाम के हाँ आगे जी। ये टैग लगना, ये उपाधि लगना बहुत बड़ी बात है। तो कैसा महसूस हो रहा है हाँ आपको? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो, आप लोगों से इंस्पिरेशन लेकर के, अपनी बहन से इंस्पिरेशन लेकर के, आपका प्यार, आपका साथ है, तो तभी योजित ये सब कुछ अचीव कर पाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, अब मैं ना, पहले तो मैं एक अचीवर से, एक टॉपर से बात कर रहा था। तो अब मैं एक बारी अचीवर की मम्मी से भी बात करना चाहता हूँ, सीए योजित की मम्मी से भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे जब ये योजित तैयारी कर रहा था, तब आपकी किस तरीके की सपोर्ट रहती थी? टाइम शेड्यूल क्या योजित का बिल्कुल मेंटेन्ड था? उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। वो अपने आप ही कर लेता था सारा कुछ। अच्छा, तो हाँ। सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड था बहुत। हाँ जी, अपने आप ही कर लेता था सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। आप आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू जी। ओ ओके योजित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू, एंड वी विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस अहेड। आप इस तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, और परिवार को खुश रखें, परिवार के सारे ड्रीम्स को पूरा करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू।